हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंकर। स्टडी एंकर में आपका स्वागत है। एंड सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे एंड प्रेस द बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ऑल वाले पे, ताकि कोई भी हम वीडियो सबसे पहले बनाएंगे तो आपके पास पहुंचेगा। इस चैनल पर आप जीडीएस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करें, क्या क्या हमें लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप हमें करना पड़ता है। यह फॉर्म हमें कैसे फिलअप करना है, बिल्कुल पूरा वीडियो हम बताएंगे कि फॉर्म एक एक स्टेप कैसे फिलअप करना है। तो आप विदाउट स्किप किए फॉर्म को देखेंगे कैसे फिलअप करना है, तभी 2-3 बार देख के ही फिलअप करेंगे। कोई भी मिस्टेक हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने के बाद एक नेक्स्ट स्टेप होता है वो फाइनल मतलब ज्वाइनिंग होता है। तो इस फॉर्म में अगर कोई भी मिस्टेक पाया जाता है तो आपको जॉब मतलब कम चांसेस हो जाते हैं, इसलिए हम कोई भी बिना कोई गलती किए इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले आप हाई स्कूल एंड आधार कार्ड को डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही कोशिश करेंगे भरने की। अगर आप में कोई मिस्टेक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले इस हम वार्निंग पोर्शन को पूरा मतलब पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पर वार्निंग दिया हो गया है कि एनी फॉल्स इन इंफॉर्मेशन, तो आपको मतलब कैंडिडेट के हैं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए हम इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। यह फॉर्म आपको 2-3 सेट में मिला होगा, तो हम फर्स्ट फॉर्म फिलअप करके बाकी सेकंड आप उसके अकॉर्डिंग भर देंगे। ये एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्म आता है, एक डॉक्यूमेंट जीडीएस में हो जाता है, एक एक्स्ट्रा रखा जाता है, इसलिए आप उससे डरेंगे नहीं। फॉर्म देख के डर जाते हैं यार इतना लंबा चौड़ा फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन अब जॉब की बात है तो इसलिए हम पूरा केयरफुली भरेंगे। भले हमारा 1 दिन लग जाए, 1-2 दिन लग जाए, लेकिन हम इसको जैसे नोट्स बनाते थे बचपन में वैसे ही भरना है। वार्निंग पोर्शन को देख लेंगे आप। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी अपना जब फॉर्म भरेंगे तो एक हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट एंड आधार कार्ड को डिटेल्स देख के भरेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ये हमारा वार्निंग से रिलेटेड है, इसको आप केयरफुली पढ़ लेंगे पूरा जितना हो सकेगा। और एक हमारे पास रिसेंट टाइम का फ़ोटो होना चाहिए, जो अभी जल्दी का होना चाहिए। वो हमें फ़ोटो 2-3 एक्स्ट्रा रखना चाहिए एंड 4-5 लेके जाना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और वो फॉर्म में हमें चिपका कर एंड ये नाम और यहाँ पर हमें लिखना है, पूरा नाम लिखना है, फर्स्ट नाम एंड लास्ट नाम दोनों लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। याद रखिएगा, सब स्मॉल मतलब फर्स्ट का कैपिटल रखिए, सेकंड सब स्मॉल रख देते हैं, लेकिन हमें पूरा कैपिटल लिखना है, ठीक है। फर्स्ट का नाम भी हम कैपिटल में लिखेंगे, सेकंड नाम भी कैपिटल में लिखेंगे। बाकी ये हमारा एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस मीन जहाँ भी वर्तमान में है। एंड बहुत लोगों का एड्रेस दोनों अलग अलग होता है, मतलब हाउस एड्रेस अलग होता है, प्रेजेंट एड्रेस अलग होता है। ये आपकी सिचुएशन है, अगर आप के दोनों सेम हो तो सेम लिखेंगे, अगर एंड अलग अलग होगा तो आप अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस पर आप अप्लाई होते हैं, मतलब आप अलग कंट्री से हैं तो आप उस ऑप्शन को छोड़ देंगे। एंड फोर्थ कॉलम है जो कि ये बता रहे हैं आप इंडिया से हैं तो आपको उसमें कोई भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं बाहर से हैं तो आप उसको फिल करेंगे, ठीक है। अब अगर आप हमसे इनसे कुछ मतलब नहीं है तो हमें इन्हें फिलअप ही नहीं करना है, उस ऑप्शन को छोड़ देना है। कौन से ऑप्शन को? चौथे वाले ऑप्शन को हमें छोड़ देना है, ठीक है। आ जाएंगे हम अपने 5वें वाले कॉलम पे। जो 5वां वाला कॉलम है हमारा, यहाँ पर नाम लिखना है। नाम का मतलब हमें पूरा टोटल नाम लिखना है, मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखना है। नेशनैलिटी बाय द बर्थ, बाय डोमिसाइल, कहाँ पर आपको जन्म हुआ था, आपका जहाँ जन्म हुआ था आप वो जन्म लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह पर जन्म हुआ था, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था, आप उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर हमें नाम लिखेंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ था। फिर आपका एम्प्लॉयड गिव द डिस्क्रिप्शन इन द ऑफिशियल एड्रेस, यदि आप कहीं पर जहाँ पर रहते थे वहाँ पर जॉब करते थे या क्या करते थे, आप उस डिटेल्स को भरना है। एंड प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, गिव द लास्ट एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस होगा वो लिखना है। अगर नहीं है तो हम उस ऑप्शंस को खाली छोड़ देंगे। एंड परमानेंट होम एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस होगा परमानेंट एड्रेस, वो एड्रेस लिखेंगे। याद रखिएगा, एड्रेस में अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है और होम एड्रेस सेम है तो होम और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा।
यदि अलग अलग है तो आप अपना अलग अलग फिल करेंगे। यह आपके ऊपर, आप मतलब आपकी कंडीशन पर डिपेंड है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अब हमारा नीचे आएगा हमारा फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। यदि आपकी शादी हुई है तो आप वाइफ या हस्बैंड नेम एंड ब्रदर एंड सिस्टर। तो फादर नेम में हमें उनका पूरा नाम लिखना है। देखिएगा आपने आपके आधार कार्ड पे नाम दिया होगा आपके फादर्स का, तो मतलब इसलिए हम कह रहे हैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उसको केयरफुली भरेंगे। आपकी मदर का नाम, एंड आपकी शादी हुई है तो अपने वाइफ या हस्बैंड का नाम, और ब्रदर सिस्टर, या ब्रदर में आपके 2 भाई हैं तो 2, 3 हैं तो 3, सिस्टर आपकी 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, उनका नाम कॉमा लगा लगा के लिख देंगे। मतलब टोटल आपकी फैमिली में जितने लोग हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 5वें कॉलम पे। 5वां कॉलम ये है हमारा नेम, information to be the furnished with regard or to son and daughter in case the there are the studying living in the foreign। यह उनके लिए है जिनके मुझे तो नहीं लगता है ये कंडीशन आप लोगों पे अप्लाई होगा, बहुत कम रेयर केस हैं जिनकी बेटी या बेटी किसी फॉरेन स्टेट में पढ़ाई करते हैं, तो वही उनके लिए है। अगर आप इस पर अप्लाई नहीं होते हैं तो आप इस फॉर्म मतलब ऑप्शंस को छोड़ देंगे, इसमें हमें कोई डिटेल्स फिलअप नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका अप्लाई होता है तो आप नाम लिख देंगे। 6वें कॉलम में हमें नेशनैलिटी लिखनी है अपनी। नेशनैलिटी में हम लिख देंगे इंडिया। इंडिया लिखने के बाद हम 7वें कॉलम पर आएंगे। 7वें कॉलम में हमें लिखना है डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। एंड बी वाले कॉलम में हमने प्रेजेंट एज लिखना है। प्रेजेंट एज निकालने के लिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ वाले ईयर में से अपना प्रेजेंट ईयर माइनस कर देंगे, आपका करेंट एज आ जाएगा। एंड सी वाले कॉलम में अपना लिखना है हाई स्कूल आपका कौन सी एज में कंप्लीट हुआ था। फिर आएंगे 8वें वाले कॉलम पे। 8वें कॉलम में हमें लिखना है प्लेस ऑफ बर्थ है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, आपका मतलब जन्म कौन सी स्टेट या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उसका नाम लिखना है। एंड बी वाले कॉलम में आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। बहुत लोगों का अलग अलग स्टेट मतलब होता है, जन्म कहीं और हो जाता है तो वो रहने कहीं और लगते हैं, वो उस कंडीशन में आपका अलग अलग रहेगा। या अगर आपका दोनों सेम है तो आप वहाँ पर सेम ही लिखेंगे, आपका जन्म वहीं हुआ है, आप रहते भी वहीं हैं, तो ये उनके लिए है। अगर आपका सेम है तो सेम, अलग है तो अलग लिखेंगे। बाकी सी वाला कॉलम में आप डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट टू विच द योर फादर द ओरिजिनली बिलोंग। सी वाला कॉलम ये मतलब पूछ रहा है कि आपके जो फादर हैं उनका जन्म एंड वो कहीं और से बिलोंग करते हैं तो उनका डिटेल्स रहेगा। यदि आपका तीनों फादर एंड आपका और तीनों सेम है तो आप तीनों सेम रहेगा। ये अपने अपने कंडीशन पर अप्लाई होगा, जैसे जैसे आपको होगा आप वैसे वैसे डिटेल्स भर देंगे। यदि कोई भी डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेंगे। फिर हम चलते हैं अपने 9वें वाले कॉलम पे। कॉलम पे हमें ए वाले ऑप्शन में लिखना है योर रिलीजन। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखेंगे, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लिखेंगे, एंड सिख हैं तो सिख, और क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन। ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप उस पूरा लिखेंगे अपना जो भी होगा। आर यू मेंबर ऑफ ST/SC, अगर हम नहीं हैं तो नहीं लिखेंगे, आप अगर रहेंगे तो S लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा पर्सनल डिटेल्स का कॉलम फिलअप हो गया। अब हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स लिखना है, जो कि आप स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ एज, आप जब 15 साल के थे तब के बाद का लिखना है, उसके पहले का हमें नहीं लिखना है। आप जो भी 15 ईयर्स के बाद होंगे, जनरली देखा जाए तो हमें हाई स्कूल से ही लिखना होगा। आपके ऊपर आपकी कंडीशन है, जैसे आपने जितनी बार स्कूल चेंज किया होगा। तो हम बस इतना याद रखिएगा, हमें 15 ईयर के बाद का लिखना है। स्कूल का नाम लिखेंगे और इस स्कूल में कब आप इंटर लिए थे उसका डेट लिखेंगे। एंड डेट का मतलब देख लेंगे अपने मार्कशीट वगैरह या रसीद वगैरह पे लिखा होगा, फीस रसीद पे, तो आपने उस स्कूल में इंटर कब लिया था। ये दोनों फॉर्म फिलअप करने के बाद लिविंग का मतलब है कि कब हमने उसको छोड़ा था, मतलब हमारा रिजल्ट वगैरह कब आया था, कब हमने छोड़ा था। एग्जामिनेशन पास्ट, हमने यहाँ कौन सा एग्जामिनेशन पास्ट का मतलब है, अगर 10th पास किया तो वहाँ पर 10th लिख देंगे। फिर ऐसे ही सेकेंड, अगर आपने मतलब ये GDS तो वैसे 10th तक का है, अगर आपके ऊपर ये अप्लाई होगा तो आप सेम एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, अपने 12th का भी डिटेल्स वैसे ही लिख देंगे सेम। फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ऐसे उसके नीचे ग्रेजुएशन का लिख देंगे पूरा, कॉलेज का नाम, डेट ऑफ एंटरिंग एंड डेट ऑफ लिविंग एंड एग्जामिनेशन पास्ट। तो आप
ग्रेजुएशन लिख देंगे, अगर बीए है तो बीए, बीकॉम है तो बीकॉम। वैसे तो अब हम आएंगे अपने 11th वाले कॉलम पे। यहाँ पे हमें लिखना है आर यू होल्डिंग द हैव द टाइम द हेल्ड ऑन द अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बॉडी। कहने का मतलब है यदि आपने फ्यूचर में कभी जॉब किया है गवर्नमेंट से या प्राइवेट कहीं भी फर्म में, तो आप लिखेंगे। अगर यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा तो आप यहाँ पर इस ऑप्शंस को छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। यदि आप पर अप्लाई होता है आप इन सब डिटेल्स को फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब आगे का हम देखते हैं 12th वाले कॉलम पर। यहाँ पर यह देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। हैव यू बिन अरेस्टेड, क्या आपने कभी अरेस्ट हुए थे पुलिस वगैरह में, तो आप एस होंगे तो एस लिख देंगे, अगर नहीं हुए होंगे तो नहीं लिख देंगे। यह पता है अटेस्टेशन फॉर्म मतलब जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, इसलिए यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो जैसे जैसे अगर आप पे अप्लाई होगा तो आप नो कर देंगे, अगर यस है तो आप एस करेंगे। या हैव यू बीन प्रोसिक्यूटेड, यदि आप कभी गिरफ्तारी वगैरह हुई थी तो वो लिख देंगे एस, अगर नहीं हुआ था तो नहीं लिखेंगे। तो देख लेंगे, देखा जाए तो आप सभी ऑप्शंस को नो नो क्लिक कर देंगे, क्योंकि वही सब पूछ रहे हैं। क्रिमिनल वगैरह आप हैं तो नहीं, और जनरली ये सब पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह लड़कों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और लड़कियों के लिए कम, उनका वेरीफाई हो जाता है तुरंत बहुत कम समय में। तो इन सब को आप पढ़ने के बाद देखा जाए तो सबको नो ही कर देंगे, क्योंकि सब में वही पूछ रहे हैं कोर्ट ऑफ द डाउन फाइंड, क्या आपने कभी कोर्ट में गया है, हैव यू हैव बीन द कंसिडर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी ऑफिशियंस, क्या आपके ऊपर कभी कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, गिव द हैव देम एविडेंस। तो आप पता है सब ऑप्शंस को अपने हिसाब से देख देख के एस या नो पर क्लिक कर देंगे। इन सब ऑप्शन से एस और नो वाले पर क्लिक करके आप पढ़ करके एस या नो पर क्लिक कर देंगे जो भी आपके ऊपर अप्लाई होगा। तो जनरली अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आप एस मत करिएगा क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ भी अप्लाई है तो आप एस करिए, और वैसे तो नो करिएगा, ठीक है। If the answer to any the above mentioned question is the S, तो give the full particulars of the case, arrest the determination, find the convention, punishment, etc. And for the nature of the case, the pending in the court, university, educational authority, etc. At the time of filling of the attestation form. तो आप इस पर अटेस्टेशन फॉर्म में अगर यह कुछ भी अप्लाई होता है तो आप उस पर एस पर क्लिक करेंगे, नहीं होता है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। ये हमने पहले भी बता चुके हैं इसको। फिर वार्निंग एट द टॉप द अटेस्टेशन फॉर्म, ओके। फिर हम अपने आएंगे 13 वाले कॉलम पर। 13 वाले कॉलम पर आएंगे तो नेम ऑफ द टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू द होम यू आर नाउ। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप ऐसे 2 पर्सन का हमें नाम बताइए जो आपको अच्छी तरह से जानते हों, एंड हो सकेगा उनकी आईडी भी लगेगी। तो यहाँ पर आप उनका फर्स्ट एंड सेकंड वाले 2 ऑप्शन दिए हैं। अपने घर में घर का नहीं, एक तरह से अपने आस पड़ोस में का उनका यहाँ पर हमें नाम लिखना पड़ेगा। जो भी आप उनसे पूछ लीजिएगा, जो एग्री करे उनका लिख के, उनका पूरा प्रॉपर तरीके से उनका नाम, फादर नेम एंड पूरा एड्रेस लिख के, एक शायद उनकी आईडी, आधार कार्ड भी लगेगा, तो आप उनकी आईडी यहाँ पर दोनों पर्सन्स की लगा सकते हैं। ये एक तरह से गवाह के रूप में काम करते हैं। ये पता है, आप वीडियो में हमने बताया था कि ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी ये फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो 2-3 कॉपी होंगी इसकी। एक फॉर्म में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आएंगे उनके पास कि हाँ ये पर्सन ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा है, इस सबको। फिर फाइनली यहाँ पर आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपका यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा, प्लेस एंड द डेट, मतलब डेट कौन सी डेट की है, और प्लेस। यहाँ आपको सिग्नेचर करा लिया जाएगा। यहाँ की इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी। और यहाँ अगर कोई भी मिस्टेक होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं रहूँगा या रहूँगी, इसलिए आप यहाँ पर सिग्नेचर करा लेंगे आपसे। तो आपको समझ में आ गया होगा फॉर्म फिलअप कैसे करना है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कुछ भी ना समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीडीएस से रिलेटेड नेक्स्ट प्रोसेस कहीं भी कोई भी टॉपिक होगा तो हम उसको कवर करेंगे, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। और ओके।